आपका मोटिवेशन क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। मैं जब स्टूडेंट था, मेरा मोटिवेशन था मैं सीख रहा हूँ, अच्छा मेरे को ये भी आता है। अभी मैंने ईआर में एक्सपीरियंस ले लिया, वाह। मैंने ट्रेनिंग कर लिया, अभी मेरे को ट्रेनिंग करना आता है। मैंने अप्रेंटिस का कॉम्पनसेशन मॉडल बनाया, मैंने लाइफ में कभी किया नहीं था। तो एक एक करके वो सारे एक्सपीरियंस इकट्ठे किए, तो आई बिकम अ होलसम पर्सनालिटी। मेरा दिमाग बड़ा होता है, मेरी सोच बड़ी होती है। आप लाइफ में ग्रो तभी करते हो जब आप जो बाउंड्री अपने आसपास बना के रखी है उससे बाहर निकलते हो। तो बच्चे अभी compete नहीं करते हैं, बच्चे अभी कोलैबोरेट करते हैं। राइट। ये एक चीज़ धीरे धीरे चेंज होने लगी है। ओके। एंड ये मैंने देखा है कि अच्छा, आप ये देखिए इंटरव्यू क्वेश्चंस शेयर होते हैं, यस। पहले नहीं होते थे। हाँ। पहले ये होता था, तू क्या करके आया, तू क्या करके आया, दूसरे से पूछ लेंगे, अपना नहीं बताएंगे। अभी वो जो बैरियर है वो ख़त्म हो गया। खत्म हो गया। ऐसा क्यों है कि खाली एक ही बॉलीवुड है इंडिया में। ट्रू। टैलेंट बॉलीवुड का किधर से आ रहा है, यहाँ हिमाचल से आ रहा बहुत है, जगह यूपी से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है। डॉलीवुड क्यों नहीं है, यूपी वुड क्यों नहीं है। Yes. थिंग इज टैलेंट है, हमने स्कूल्स नहीं खोले हैं। और एजुकेशनल पॉलिसी चेंज हुई, वो बहुत अच्छी बात है। वो एजुकेशनल पॉलिसी इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बैठ के ना एनालिसिस किया ठीक है। टॉप 2 कॉलेजेस का। ठीक है। एक MBA कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मैंने ये देखा कि हम लोग जो है ना, ये ROI कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं। जैसे आपने बोला ना, हम ये नहीं सोच रहे कि एजुकेशन जो है वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ऑफ कोर्स। हम ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो ROI है, कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया, मेरे को इतना वापस चाहिए और ये तुरंत चाहिए। हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू HR स्कूप। आज का ये एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट, द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम रिलायंस जियो, मिस्टर हरजीत। बट इससे पहले मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आपको बता दूं, ये एपिसोड सिर्फ स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। ये वो सारे कॉर्पोरेट्स के लिए है जो एक्चुअली अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं एंड इंडिया में कैसे हायरिंग, कैसे रिटेंशन और कैसे इकोनॉमी वर्क करती है, हम आज हरजीत सर से सुनेंगे। सो लेट मी वेलकम सर, लेट मी वेलकम Thank यू ऑन द you. HR स्कूप। हाउ आर यू सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मैं आज बहुत खुश हूँ आपको यहाँ बुलाकर एंड आई मस्ट टेल यू दिस इज़ समथिंग ड्रीम्स कम्स ट्रू दैट यू आर हियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे बुलाया। माय मुझे भी प्लेजर। बहुत अच्छा लगा आके। थैंक यू, थैंक यू। तो सर, हर पॉडकास्ट की जर्नी, हर पॉडकास्ट का जो शुरुआत करते हैं हम, वो गेस्ट की जर्नी से करते हैं। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपकी जर्नी जानने में। ओके, मैं बरेली में पैदा हुआ। वाह। छोटा सा शहर है यूपी में। वहाँ पे मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था, 7th क्लास तक इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद मेरे फादर को लगा कि ये जो लड़का है ये इंग्लिश स्कूल में पढ़ नहीं पाएगा, ये फेल हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को हिंदी मीडियम स्कूल में शिफ्ट कर दिया। ओके। एंड वहाँ पे लिटरली फेल होते होते बचा। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को सब्जेक्ट नहीं आता था, इसलिए क्योंकि मेरे को ये मालूम था ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट ये नहीं मालूम था कि विपरीत कोण बराबर होते हैं। सो जैसे तैसे करके 8th क्लास पास हुआ। तो उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो था और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत कम थी मेरे से। 10th क्लास में अच्छे नंबर आ गए। उनको उम्मीद नहीं थी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी, मेरे को भी उम्मीद नहीं थी, बट अच्छे नंबर आ गए। तो उसके बाद उनको लगा कि अरे हाँ, ये लड़का तो कुछ करेगा। फिर कोशिश की, मैं रुड़की पहुंच गया। तो रुड़की से इंजीनियरिंग ख़त्म किया। फिर
इंजीनियरिंग करने के टाइम पे जॉब लग गई, तो जॉब करने लगा ओके। और फिर जॉब करते करते यहाँ तक आ गया, आपकी पॉडकास्ट तक। Oh wow. I'm glad that you are here. But engineering and HR, how come? तो इंजीनियरिंग करके मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किया था। अच्छा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किया था और टाटा मोटर्स में प्लेसमेंट हुआ था। हम्म, तो मेरे को उन्होंने सबसे पहले सुमो असेंबली लाइन में काम किया। हम्म, तो मैं सुमो असेंबली लाइन में आई वाज वर्किंग एंड एक दिन मेरे साथ 2 जीईटी और थे। मैं एज अ जीईटी ज्वाइन किया था। 2 जीईटी और थे, एक बंदे को चोट लग गई। ओके। तो हम लोग उसको लेके मेडिकल सेंटर गए। मेडिकल सेंटर में मेडिकल ऑफिसर को लगा ये लोग वर्कर हैं और ये मतलब काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आए। ओके। तो उसने पूछा आप लोग क्या काम करते हो? हम्म, तो हम तीनों खड़े होकर सोच रहे हैं हम लोग क्या काम करते हैं। एंड वो जिसको चोट लगी थी वो बोलता है हम लोग ना गाड़ी को धक्का देते हैं। एंड मेरे को उस टाइम पे, क्योंकि गाड़ी बाकी सारे लोग काम कर रहे होते थे लाइन पे, हम लोग ये देखते थे कि लाइन स्पीड में चले क्योंकि आउटपुट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी। तो हम एक्चुअली गाड़ी को धक्का दे के गाड़ी आगे किया करते थे। वाह। तो मुझे लगा ये तो इंजीनियरिंग बेकार की, गाड़ी को धक्का ही देना था, तो मतलब then Engineering तो क्यों किया? इंजीनियरिंग करने का ज़रूरत ही नहीं था। तो मैंने कहा नहीं ये तो नहीं होगा। तो मैंने जाके अपने सुपरवाइज़र से पूछा क्या करें यहाँ पे। तो ही सेड ये पूरी लाइन में हम जितने कैजुअल लेबर लेते हैं, अगर वो कैजुअल लेबर लेना हम बंद कर दें, एक भी कैजुअल लेबर तुमने कम कर दिया तो सब लोग मतलब तुमको कंधे पे बिठा लेंगे। सो आई थॉट ठीक है। तो मैंने वहीं पे जितने वर्कर्स थे उनका टाइम स्टडी किया, देखा कि क्या कर रहे हैं, क्यों इतना चल रहे हैं। मैं पूरी लाइन उनके साथ बैठ के पूरी लाइन एडजस्ट की। एक छोड़ो, वहाँ 5 लोग कम हो गए, 5 कैजुअल लेबर जो हम लेते थे वो लेने बंद कर दिए। एंड पूरे प्लांट में हंगामा हो गया। रतन टाटा केम एंड ही सेड वेरी गुड। मतलब फर्स्ट जॉब में शुरू के 2-3 महीने के अंदर आपने सोचा ही नहीं हो और यू आर मीटिंग रतन टाटा। माय गॉड। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक काम करो, आप ना जैसे यहाँ किया सोमो असेंबली लाइन में सब जगह करो। तो उन्होंने मेरे को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया कि ये अभी सब जगह सेम काम करेंगे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एचआर को रिपोर्ट करता था। ओके। तो उन्होंने मेरे को बोला ये सब तो कर ही रहे हो, साथ में रिक्रूटमेंट देख लो। तो मैंने कहा, ठीक है। तो बोले साथ में ये ईआर का थोड़ा सा काम है वो भी कर लो, वो भी कर लिया। ये ट्रेनिंग सेशन वगैरह हो रहे हैं वो भी मैनेज कर लो। फिर धीरे धीरे मेरे को पता चला कि मैं तो पूरा डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट ही मैनेज कर रहा हूँ। आज के बच्चे इसको एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, आज के बच्चे बोलते हैं। स्किल डेवलपमेंट है ना, हाँ। आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए। यस। तो देखिए यू कैन सी इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव के सामने वाला आपका फ़ायदा उठा रहा है। थिंग इज आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। मैं आशीष विद्यार्थी के साथ एक पॉडकास्ट कर रहा था। वाओ। सो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अभी काफ़ी सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं तो खुद इतनी इस्टेब्लिश सेलिब्रिटी हूँ, मैं ऐसे कैसे ये एचआर के लोगों के पास जाके या नॉर्मल लाइफ से लोगों को उठा के उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, वो लोग मेरा फ़ायदा उठा लेंगे। तो ही सेड, मैंने कहा उठा लेने दो। एक कनेक्शन बनेगा, करेक्ट। मैं कुछ सीखूंगा। मैं इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मैं क्या सीखूंगा और उसका मैं क्या कर सकता हूँ, Wow. रादर देन कि वो मेरा फ़ायदा उठा लेंगे। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो तो यू गिव समथिंग, यू टेक समथिंग। ऑफ कोर्स। आप उसको एक्सप्लॉयटेशन बोलो या उसको बोलो एक ट्रांजैक्शन है, और ट्रांजैक्शन के ऊपर इफ़ यू पुट अ रिलेशनशिप कवर, वाओ, ब्यूटीफुल। देन आप कंपनी के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है उसको ट्रांजैक्शन मानते हो कि रिलेशनशिप मानते हो, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। वाओ। अब इसको कई तरीके से लोग देखते हैं कि अरे नहीं
जब कंपनी का टाइम आएगा तो कंपनी ऐसा कर देगी, जब एम्प्लॉय का टाइम आएगा तो एम्प्लॉय ऐसा कर देगा। थिंग इज़ क्या आप कब तक वो रिलेशनशिप होल्ड कर सकते हो जो एक ट्रांजैक्शनल थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है, उसको उस आईने से देखना चाहिए। अगर आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, जो कहते हैं जितना पैसा चाहिए उतना मिल रहा है, बाकी अपनी खुशी के लिए काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ इसलिए काम कर रहा हूँ, यस लाइफ में सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ इसके लिए काम कर रहा हूँ। यस तो आपका मोटिवेशन क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो? मैं जब स्टूडेंट था, मेरा मोटिवेशन था मैं सीख रहा हूँ, अच्छा मेरे को ये भी आता है, अभी मैंने ईआर में एक्सपीरियंस ले लिया, वाओ मैंने ट्रेनिंग कर लिया, अभी मेरे को ट्रेनिंग करना आता है, मैंने अप्रेंटिस का कॉम्पेंसेशन मॉडल बनाया, मैंने लाइफ में कभी किया नहीं था। तो एक एक करके वो सारे एक्सपीरियंस इकट्ठे किए, तो आई बिकम अ होलसम पर्सनालिटी। मेरा दिमाग बड़ा होता है, मेरी सोच बड़ी होती है। आप लाइफ में ग्रो तभी करते हो जब आप जो बाउंड्री अपने आसपास बना के रखी है उससे बाहर निकलते हो। ऑफ कोर्स मोमेंट आप ये बोलते हो मैं इतना ही हूँ। अगर मैं ये बोलता कि मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ और मैं खाली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का काम करूँगा, तो मैं एक बिजनेस पर्सन बन ही नहीं पाता। ऑफ कोर्स तो मेरे को एचआर में काम करने को मिला, मैंने एचआर में काम किया। मेरे काफ़ी सारे बिजनेस हेड्स मेरे को बोलते रहे कि अच्छा ये सेल्स में सपोर्ट कर दें, तो सेल्स स्ट्रेटजी बनाना, कंपनी स्ट्रेटजी में पार्टिसिपेट करना, वाह। हर एक काम किया है मैंने। ऑप्स भी चलाया है, स्ट्रेटजी में भी काम किया है, मार्केटिंग में भी काम किया है। सो इंटरेस्टिंग। सो अभी क्या है, उसके लिए मेरे को टैग नहीं चाहिए, उसके लिए मुझे ये नहीं चाहिए कि कोई मेरे को सर्टिफिकेट देगा, फैंसी डेजिग्नेशन नहीं चाहिए। सो थिंग इज अगर मुझे आज टेक का आइडिया है तो टेक का आइडिया इसलिए है क्योंकि टेक में काम किया है। ट्रू। सर्टिफिकेट नहीं है चलेगा, इट्स ओके। राइट। वाओ। सो दैट्स हाउ यू शिफ्टेड इनटू एचआर। हाँ, दैट्स हाउ आई प्लेस्ड इनटू एचआर, आई गॉट प्लेस्ड इनटू एचआर। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन था। सो अराउंड 6 साल के बाद मेरे से पूछा गया था कि अभी क्या करना चाहते हो आगे करियर में। अगर तुमको ग्रो करना है तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में चले जाओ या फिर कॉर्पोरेट एचआर में मुंबई चले जाओ। ओके। तो आई चोज कॉर्पोरेट एचआर में मुंबई चला जाता हूँ, एंड फिर मैं मुंबई आ गया ओह वाओ। और कॉर्पोरेट एचआर में काम करने लगा। ग्रेट। सो दैट वाज अ चॉइस। Wow. And that choice made by chance. It was not that, driven that you have decided or something. वो मेरी ज़िंदगी में एक फ़िलासफ़ी रही है कि गो विद द फ्लो। Wow. अगर आप जैसे ये पॉडकास्ट था, आपने एक्चुअली साहिल ने मेरे को मैसेज भेजा कि आपका नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने मैसेज किया, मैं आ गया। मैंने ये सोचा नहीं कौन क्या क्यों। Wow. सिंपल So सी nice चीज़ of है you. कि आई फेल्ट आप कुछ कर रहे हो अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, एंड वो मेरी फ़िलासफ़ी के साथ मैच करता है। मैं भी स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, इस कंट्री के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो कितना क्विकली हुआ। Actually, that's why I'm double excited, it is coming, it was not expected. So even I was too happy. हाँ, तो मेरी लाइफ की फ़िलासफ़ी वही है कि अगर अपॉर्चुनिटी एक बार नॉक करती है तो तुरंत दरवाज़ा खोल देने का है। Wow. Yes, yes. And generally उसी टाइम पे हम सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं जब अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही होती है। अपॉर्चुनिटी नॉक करती है तो पता नहीं चलता है, हाँ। क्योंकि नॉइस बहुत रहती है। जैसे आपने बोला ना, बिल्कुल सही बात बोली, इतनी नॉइस रहती है कि हमको पता ही नहीं चलता है। बट वो सारी नॉइस में से ध्यान लगा के सुनना, अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करने में या तो ये है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हों,
कि आपके पास मतलब अगर आज मेरे पास 10 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने को होती तो मैं एक बार को बैठ के सोचता कि अच्छा Correct. क्या करना है। Hmm. बट आज अगर एक सुबह है एक शाम है तो मैं दोनों कर लूँगा। Wow. Lot to learn from you. Yeah. So, being in this, like, since starting, you was into telecom industry or नहीं, मैंने कॉन्शियसली इंडस्ट्रीज चेंज की है। मैं पहले अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग में था। wow. मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल ये दोनों अच्छे से समझा। उसके बाद देन आई वेंट टू फार्मा। Mhm. दैट वाज अ कॉन्शियस चॉइस कि ऑटोमोटिव में नहीं जाना है, ऑटोमोटिव देख लिया। Okay. देन फार्मा से आई वेंट टू रिटेल Okay. एंड फ्रॉम रिटेल आई वेंट टू ITES एंड ITES से बेसिकली टेलीकॉम डिजिटल, बीच में रिन्यूएबल के लिए भी मैंने Okay. 1 साल काम So किया। almost it's kind of a blended experience. हाँ, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन जो लोग रहे थे, देयर यूज्ड टू बी अ पर्सन कॉल्ड बिमल राथ इन टाटा ग्रुप। Hmm. एंड मैंने देखा कि अगर इफ़ यू आर देयर एंड मैनेजिंग अ डाइवर्सिफाइड ग्रुप, देन यू शुड हैव एक्सपीरियंस इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। एंड व्हाट ही Verticals. डिड विद मी वाज, मैं HR बैकग्राउंड से नहीं था, मैं तो इंजीनियर था। True. So he conducted a program for all the Tata Group HR employees. He Mhm. created a program, HR Gurukul, where we went to different companies. Mm-hmm. So मैं ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में होकर आया, देखा कि वहाँ का HR कैसे चलता है, टाटा पावर का HR कैसे चलता है, Wow. BSNL कैसे चलता है। So that opened up my mind कि अच्छा प्रैक्टिसेस किस तरीके से चेंज होती हैं और कहाँ सेम रहती हैं, क्या थ्रेड सेम है, कहाँ डिफरेंस आ रहा है। एंड दैट वाज द टाइम आई मेड दैट कॉन्शियस चॉइस कि नहीं, मुझे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करना है, सो Wow. दैट माइंड खुले। True, true. I mean, this is very good idea. One, the employer should opt for it. I mean, I heard for the first time. I was not really aware about it. कि आप एक ग्रुप ऑफ कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में जाके सीख सकते हो. इट्स सो वंडरफुल आइडिया. व्हाई अदर पीपल आर नॉट डूइंग इट? नहीं, लॉट ऑफ कंपनीज डू दैट। Okay. सो जिनके मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं तो अक्रॉस बिजनेसेस कंपनीज ट्रांसफर. शिफ्ट पीपल। ओके. लाइक टाटाज में तो एक टास्क करके प्रोग्राम भी है जहाँ पे वो टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के थ्रू मूव करते हैं। एंड वहीं से आइडिया लेके उन्होंने कहा कि अच्छा बाकी फंक्शंस में भी मूव करना चाहिए। ओके. एंड आई हैव सीन इट इन लॉट मेनी अदर कंपनीज जहाँ पे इन वेरियस डिविजन्स यू मूव पीपल, जी में मूव करते हैं। Okay. सो ऐसा नहीं है। ओके. आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ कंपनीज एग्जांपल्स जो ये काम करते हैं और ये Wow. लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वाओ. ट्रू, ट्रू. यू लर्न अ लॉट, आई थिंक, ऑल दिस थ्रू. हाँ, क्योंकि आप हर जगह नए से शुरू करते हो। राइट. तो जब आप नए से शुरू करते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस लोगों के लिए क्या होती है, मोमेंट आप ये समझने लगते हो कि मेरे को मालूम है। यस. अगर आप ये मान के बैठ के मेरे को मालूम है तो आप सीख नहीं सकते। ट्रू. तो जब आप नई इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको सवाल पूछने होते हैं, समझना होता है कि काम कैसे होता है। बिकॉज आप HR में काम करो या किसी भी फंक्शन में काम करो, आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। ट्रू. तो अगर बिजनेस नया होता है तो आपके पास हमेशा सीखने को कुछ लगा रहता है। अगर आप सेम फंक्शन में मूव करते रहते हो और सेम इंडस्ट्री में मूव करते रहते हो You don't learn. तो मतलब आप अपनी लर्निंग खुद की लिमिट करते हो। तो या तो फंक्शन चेंज कर लो या इंडस्ट्री चेंज कर लो। सो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा टफ होता है। अगर आप सेम प्रोफेशन और सेम इंडस्ट्री में जॉब खोजो, रिलेटिवली आसान होता है। बट आसान रास्तों से आप वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ टफ रास्ते लेके जाते हैं। वाओ. सो बेसिकली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आपको आंसर करने के लिए कि आपने इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ में काम किया, आपका बेस्ट एक्सपीरियंस किस इंडस्ट्री के साथ रहा? नॉट कंपनी, इंडस्ट्री. नहीं, इंडस्ट्री देखो, हर एक इंडस्ट्री के साथ एक अलग एक्सपीरियंस था। Okay. सो उसमें वो ऐसे रैंक करना कि कौन सा नहीं. बेस्ट था कौन सा बेस्ट नहीं था। ओके. मेरे को हर जगह काम करके मज़ा आया। हर जगह का एक्सपीरियंस अलग था, टेक्सचर अलग था, लोग अलग थे,
लोगों की समझ अलग थी, प्रोसेसेस अलग थे। सो वो क्या है ना कि आप जितना मल्टी कल्चरल जाते हो, इट इज़ लाइक कि आप अगर 10 कंट्रीज घूम के आ रहे हो तो 10 कंट्रीज का कल्चर थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा। थिंग इज़ हाउ यू टेक इट, इफ़ यू Yeah. स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट कि अच्छा ये भी एक कल्चर होता है और ऐसा होता है, तो आप बड़े होते हो। और मोमेंट आप जज करना शुरू करते हो ना, तो आप अपनी लर्निंग रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो। करेक्ट। वाओ, वाओ, सो ब्यूटीफुल। सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन कि एक साइड इंडिया का इकनॉमी है जो इतना ग्रो कर रहा है, रैपिडली बढ़ रहा है, बट ऑन अ अदर साइड एम्प्लॉयमेंट इश्यूज इतने क्यों बढ़ रहे हैं? इसका आंसर तो आपने दिया था जब आपसे ये सवाल पूछा गया था। मैंने कब दिया? यू वर टेलिंग मी बिफोर द पॉडकास्ट, अच्छा, हम लोग okay. चैट कर रहे थे, तो आपने जो जवाब दिया वही जवाब है कि इट इज़ अ स्किल मिसमैच इशू। यस। कि सपोज अगर आपको ड्राइवर्स चाहिए और लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वो लोग ड्राइव नहीं कर पाएंगे। कर सकते। अब लोग हैं, ड्राइवर्स की ज़रूरत है, बट ड्राइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो करना क्या चाहिए? वो स्किल डेवलप करना चाहिए कि वो ड्राइव कर पाएँ और सर्टिफाई हो पाएँ। अगर वो ड्राइव करने लगेंगे, सर्टिफाई हो जाएंगे, तो आपकी जितनी मैन पावर है और आप जितने जॉब क्रिएट कर रहे हो वो, तो ये मिसमैच ऑफ स्किल्स है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। Correct. या जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाती है। इसके लिए डू यू गिव एनी सजेशंस टू द यंग जनरेशन जो अभी आ रही है, उनको अपने आप को कैसे रेडी करना चाहिए? एक्चुअली मैं कॉलेजेस से बात कर रहा था, तो इसमें देखिए सभी का हाथ है। या कॉलेजेस एक रोल प्ले कर सकते हैं, गवर्नमेंट एक रोल प्ले कर सकती है, सोसाइटी एक रोल प्ले कर सकती है, पेरेंट्स एक रोल प्ले कर सकते हैं, एम्प्लॉयर भी कर सकता है, हाँ एम्प्लॉयर एक रोल प्ले कर सकता है, और एक हम खुद एज अ स्टूडेंट। हाँ। सो मैंने आपको बताया कि मैं एक कैंपस से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि आप लोग कुछ क्यों नहीं करते इस बारे में कि बच्चे के हिसाब से कि उसको जो चाहिए उसके हिसाब से पढ़ाएं। तो बोले सर बच्चा कोर्स चूज़ नहीं करता है, उसके माँ बाप चूज़ करते हैं। तो अगर इंजीनियरिंग अच्छा चल रहा है तो बच्चे का एप्टीट्यूड कुछ भी हो वो इंजीनियरिंग ही करेगा, क्योंकि माँ बाप को ये चिंता रहती है कि उसका सस्टेनेंस कैसे होगा। ट्रू। सो अभी आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती और आप इंजीनियरिंग में आ गए, तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे वहाँ से बाहर निकलने की। 100%। या तो आपको अच्छी लगने लगेगी, या आप कोशिश करोगे कि अच्छा अभी हो गया, अभी यहाँ से बाहर निकल के कुछ और करना है। करेक्ट। सो थिंग इज चॉइस हो। चॉइस होने के लिए क्या चाहिए कि बाकी सारे प्रोफेशंस में उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ हों। करेक्ट। अभी इंजीनियरिंग में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इफ़ यू सी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ 25% अपॉर्चुनिटीज़ ओवरऑल अगर हम जितने जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 25% ऑफ दोज जॉब्स आर क्रिएटेड इन इंजीनियरिंग स्पेस। करेक्ट। सो दैट इज़ वाई इंजीनियरिंग का डिमांड ज़्यादा है। एंड अगर वो चीज़ ल्यूक्रेटिव लगती है तो सब लोग वो करना चाहते हैं जो ल्यूक्रेटिव है। एंड बाकी फील्ड्स जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वो फील्ड्स थोड़ा दब के रह जाती हैं। करेक्ट। पहले क्या था, एक स्टिग्मा था जो सोसाइटी ने अभी दूर किया है। पहले स्टिग्मा ये था कि अरे इंजीनियरिंग किया, मेडिकल किया तो ठीक है, इंजीनियर डॉक्टर है तो ठीक है, डांसर है तो बहुत ख़राब बात है। करेक्ट। अभी ये है कि आप डांसर हो या सिंगर हो या प्लेयर हो, ये ख़राब बात नहीं है। ऑफ कोर्स। नाउ इसको सेम लेवल पे लेके आने की ज़रूरत है। जैसे क्रिकेट में हमने एक्सपैंड किया ना कि पहले एक रणजी होती थी, अभी आईपीएल है, इतनी सारी टीम्स हैं, उसके बाद आईपीएल की प्रेप टीम्स हैं। सो पहले क्या था, आप सिर्फ कंट्री के लिए खेलते थे, अभी क्लब्स हैं, ये T20 टूर्नामेंट्स हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, मल्टीपल स्पोर्ट्स आ रहे हैं, उस पर फोकस बढ़ रहा है। पहले क्या था, हम लोगों की इकॉनमी ये थी, सस्टेनेंस इकॉनमी थी, सब लोगों को पहले नौकरी चाहिए थी। अभी के बच्चे
मतलब अभी अबंडेंस नाम की एक चीज़ है जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं इंडिया में, एक्सपीरियंस करना शुरू किया है। ट्रू। तो बच्चे अभी compete नहीं करते हैं, बच्चे अभी कोलैबोरेट करते हैं। राइट। ये एक चीज़ धीरे धीरे चेंज होने लगी है। ओके। एंड ये मैंने देखा है कि अच्छा, आप ये देखिए इंटरव्यू क्वेश्चंस शेयर होते हैं, यस। पहले नहीं होते थे। हाँ। पहले ये होता था तू क्या करके आया, तू क्या करके आया, दूसरे से पूछ लेंगे, अपना नहीं बताएंगे। अभी वो जो बैरियर है वो ख़त्म हो गया। खत्म हो गया। ये जो हैं ये न्यूएंसेस हैं सोसाइटी के। अभी जैसे जॉब्स क्रिएट करनी है, तो जॉब्स क्रिएट करनी है, हम लोग एक बात कर रहे थे ना कि जहाँ पे जॉब्स हैं और जहाँ पे टैलेंट है उसमें मिसमैच है। करेक्ट। सो मान लीजिए एक कंपनी है, आपको एक कंपनी शुरू करनी है, आईटी में कंपनी शुरू करनी है, कहाँ शुरू करेंगे, कौन सी सिटी में शुरू करेंगे? I will start in a, I mean, normal city instead of metro, और जहाँ पे कहाँ पे, मतलब कोई एक नाम? कहीं, अब being from Indore, I'll start in Indore itself, और maybe ठीक है। भोपाल। ठीक है। Yeah. सो आपके दिमाग में या तो नाम आएगा इंदौर, पुणे, बैंगलोर, आईटी कंपनी शुरू Correct. करने की। जब भी बात करेंगे तो यहीं पे बात Correct. करेंगे। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपके होम टाउन में वहाँ पे मैं ये कंपनी लगाती हूँ? नथिंग इज, मोमेंट आप वो सोचना शुरू करोगे मैं अपने होम टाउन में कंपनी खड़ी करती हूँ, यू विल थिंक अच्छा होम टाउन में करूँगी तो अगर क्लाइंट को आना होगा तो वो कैसे आएगा, कनेक्टिविटी कैसी है, वहाँ टैलेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, करेक्ट। वहाँ पे वर्किंग कल्चर कैसा होगा, मतलब अगर सुबह 9 बजे आना है तो लोग 9 बजे आ जाएंगे क्या? बेसिक course. चीज़ें आप देखोगे। Of course. उसके बाद आपको इंसेंटिव क्या है वहाँ लगाने का, वहाँ के ऑफिशियल्स आके परेशान करेंगे कि सपोर्ट करेंगे? करेक्ट। आप ये देखिए, एक टाइम था जब हैदराबाद एज अ सिटी डेवलप हुई थी या पुणे एज अ सिटी डेवलप हुई। पुणे एजुकेशन हब की तरह डेवलप हुआ और उसके बाद इंडस्ट्रीज़ इनवाइट करके उन्होंने बोला देखो टैलेंट यहाँ पे है एंड अभी आप कंपनीज आ जाओ और ये टैलेंट यूज़ करो। राइट। हैदराबाद भी सेम मॉडल पे डेवलप हुआ। पहले उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ खोली, बच्चों को ट्रेन किया और कंपनीज़ को बुलाया, कंपनीज़ को स्पेशल इंसेंटिव दिया, उनको जगह दी कि आप यहाँ करो, वी आर गिविंग यू। उन्होंने जब मल्टीपल कंपनीज एक साथ आती हैं और उनको बराबर टैलेंट मिलता है तब ये चीज़ें मैच्योर होती हैं। तो Right. ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हो गया। ऑफ कोर्स। अगर हम सेम चीज़ बाकी सिटीज़ के साथ करना शुरू करेंगे Okay. एंड कुछ हद तक हो भी रहा है। करेक्ट। पहले क्या था, खाली 4 मेट्रो थी, अभी आप मेट्रो काउंट करना शुरू करते हो तो उंगलियां कम पड़ जाती हैं हाँ। एंड यू से कि अच्छा हाँ ये भी मेट्रो पहुंच ही गया, इंदौर भी हो गया, हाँ ठीक Kind है। of, तो हाँ। जहाँ जहाँ पे IIT IIM आपने खोल दिया उतना तो मतलब वहाँ पहुँच ही जाएगा। ट्रू। सो इसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर रही है, यस। कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये एक इकोसिस्टम है जहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स को साथ में आना पड़ेगा। और खाली कंपनीज नहीं, हम स्पोर्ट अकेडमीज़ खोलने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ऑफ कोर्स। हम डांस अकेडमीज़ खोलने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर किसी को अच्छी डांस एजुकेशन चाहिए तो कहाँ है, कितने स्कूल्स हैं इंडिया में? एंड अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें तो आप ये देखो कि बॉम्बे का कल्चर कितना रिच है। करेक्ट। हर वीकेंड प्लेज होते हैं, वीकडेज पे भी प्लेज होते हैं, लोग जाते हैं देखते हैं। ऐसा क्यों है कि खाली एक ही बॉलीवुड है इंडिया में? ट्रू। टैलेंट बॉलीवुड का किधर से आ रहा है? यहाँ हिमाचल से आ बहुत रहा है, जगह से यूपी आ से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है। डॉलीवुड क्यों नहीं है? यूपी वुड क्यों नहीं है? Yes. थिंग इज टैलेंट है, हमने स्कूल्स नहीं खोले हैं। और एजुकेशनल पॉलिसी चेंज हुई, वो बहुत अच्छी बात है, वो एजुकेशनल पॉलिसी इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसके अराउंड एम्प्लॉयमेंट के लिए इंसेंटिव्स देना ज़रूरी है। True. उससे वर्किंग कल्चर डेवलप होगा, देन सोसाइटी का नज़रिया चेंज होगा, माँ बाप का नज़रिया चेंज होगा,
एंड जितना हम बाकी सारी फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे उतना प्रेशर आपका ये इंजीनियरिंग और बाकी सब चीज़ों से कम हो कम जाएगा। होगा ऑफ कोर्स। वाओ, इट्स अमेजिंग। सो मुझे लगता है सर एक बेसिक प्रॉब्लम है इंडियन एजुकेशन, मैं एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट व्हाट इज़ हैपनिंग द एवरेज एक्सपेंडिचर विच even a average family which is doing spending on education which is almost 20 to 30 lakhs पूरा junior KG to the college, इतना एक्सपेंसेस करने के बाद बच्चों को 30-40 हज़ार का भी जॉब नहीं मिलता है, तो हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या गलत हो रहा है? मैंने बैठ के ना एनालिसिस किया ठीक है, टॉप 2 कॉलेजेस का, ठीक है। एक MBA कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मैंने ये देखा कि हम लोग जो है ना ये ROI कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं, जैसे आपने बोला ना, हम ये नहीं सोच रहे कि एजुकेशन जो है वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ऑफ कोर्स हम ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो ROI है कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया, मेरे को इतना वापस चाहिए और ये तुरंत चाहिए। हाँ, आप सोच के देखिए कि IIM आज से 20 साल पहले IIM की फ़ीस कितनी होती थी? हार्डली 2 लाख रुपए फीस होती थी और जॉब मिलती थी 10 लाख की। करेक्ट। तो आपने जितना किया 2 महीने के अंदर पैसा वापस आ अर्न जाता कर है। लिया। फिर IIM में कोई बैठा हुआ होगा, उसने सोचा होगा यार हम तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और हम ROI पे ध्यान नहीं दे रहे हैं यस। कि हमारे यहाँ लोगों को तो एटलीस्ट अपना तो खर्चा पूरा करें। तो 2008-9 में व्हाट दे डिड वाज दे सेड ये 1:1 का रेशियो होना चाहिए ओके। कि जितना भी आप कमा रहे हो उतना निकल के आना चाहिए, मतलब जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उतने की आपको जॉब मिल रही है। एंड IIM सिंस 2008 टिल टुडे हैज़ केप्ट अ रेशो कि अगर मैं 24 लाख की फ़ीस ले रहा हूँ तो तुमको 28 लाख की जॉब मिलेगी एवरेज। अब ऊपर कितना भी हो सकता है, ऑन एन एवरेज 24 लाख में 28 लाख की जॉब मिल रही है सेट कर दिया ना। ROI अभी आप बताओ, ROI बराबर आ रहा है? इस ROI में गड़बड़ क्या है? इंजीनियरिंग में मैं देख रहा था IIT मुंबई। IIT मुंबई पहले 25,000, 20 साल पहले 25,000 रुपये फीस होती थी, ठीक है। 4 लाख की जॉब मिलती थी। मल्टीप्लायर क्या होगा? 16, मतलब 16 गुना रिटर्न मिल रहा है अगर आपने उतना पैसा खर्च किया। उन्होंने भी पैसा बढ़ाया बट आज भी IIT की फ़ीस है 3 लाख रुपया एंड जॉब कितने की मिल रही है? अब तो 30 लाख प्लस है। नहीं, ऑन एन एवरेज इन्होंने कुछ 21 लाख या 24 लाख के आसपास उनको जॉब मिल रही है। ओके। सो इनका मल्टीप्लायर फैक्टर है 8 का। इसीलिए इंजीनियरिंग लोगों के लिए बहुत ल्यूक्रेटिव है कि आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका 8 गुना पहले साल की सैलरी में आ जाता है। और ये थोड़ा सा ट्रेंड जो है ये कोविड वगैरह की वजह से बढ़ा है। करेक्ट। वो इसलिए क्योंकि दे वर लुकिंग फॉर मोर IT इंजीनियर्स जो टेक में डेवलपमेंट कर सकें। इफ़ यू सी इस साल लास्ट ईयर IIT वॉज नॉट एबल टू प्लेस, पिछले 20 साल में सबसे ख़राब रिकॉर्ड रहा है। 82% पीपल वर प्लेस्ड बट एट अ हायर सैलरी। उनकी सैलरी बढ़ी है बट सारे लोग प्लेस नहीं हुए। यस। इससे क्लियरली समझ में आता है कि कंपनीज आर लुकिंग फॉर स्किल एंड स्किल के लिए ज़्यादा पैसा दे देंगे बट अगर स्किल बराबर नहीं है तो दे आर नॉट विलिंग टू पे। ट्रू। पहले ये समझा जाता था कि JEE का जो एग्ज़ाम है, JEE का एग्ज़ाम क्लियर किया तो क्वालिटी ऑफ टैलेंट अच्छा है, करेक्ट। तो IIT में जाओगे उतना पैसा दोगे और आपको क्रीम मिल जाएगी। अभी धीरे धीरे वो जो चीज़ है ना वो सबसाइड कर रही है। इट इज़ लाइक आपको काम आता है कि नहीं आता है, आप IIT में हो, पढ़ रहे हो, पर अगर आपको काम नहीं आता है
इफ़ यू आर नॉट वैल्यूएबल टू मी तो मैं आपको ज़्यादा पैसे देने में इंटरेस्टेड नहीं है। हूँ. एंड टेक हैज़ टेकन दिस ट्रेंड फॉरवर्ड. इसी की वजह से एमबीए की सैलरी 28 lakhs एंड इंजीनियरिंग की सैलरी 24 lakhs से स्टार्टिंग. इतना कम हो गया गैप. अर्लियर एमबीए यूज टू गेट डबल सैलरी ऑफ व्हाट इंजीनियर यूज टू गेट. True. But here you are talking about premium institutes. Let's talk about non-premium institutes. देखिए इस सेम चीज़ को एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए. Yes. तो मैंने प्रीमियम इंस्टीट्यूट का एग्जांपल इसलिए दिया आपको. व्हेन यू से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सब जगह वैसे ही है. अभी अगर आप स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो मैंने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, इसने मेरे को डिग्री दी और मेरी जॉब लग जाएगी. सो व्हेन यू गेट इनटू दैट मेंटालिटी कि मैंने यहाँ एडमिशन लिया इसलिए मेरी जॉब लगनी चाहिए, कॉलेज ऑल्सो कांट डू एनीथिंग. कॉलेज आपको सिखा सकता है ना. अगर आप सीखने को तैयार हो, वही मैं बोल रहा हूँ, नाउ द होल फोकस इज ऑन स्किल. कंपनी भी वेट नहीं करना चाहती है कि आप आओगे मैं आपको 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम दूंगी. राइट. इफ़ यू रिमेंबर जिन कंपनीज को स्केल करना था उस टाइम पे इन्फोसिस, विप्रो, ये बड़े प्लेयर्स थे, इनको स्केल करना था तो इन्होंने अपने बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किए थे और आने के बाद 3 महीने से 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी. करेक्ट. अभी भी होती है. Correct. क्योंकि इमीडिएटली आप कॉलेज से निकल के क्लाइंट के एंड पे डिप्लॉयबल हो नहीं हो. सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर तो आईटी इंडस्ट्री ने ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क लगा के रखा हुआ है. एंड चूंकि डिमांड बहुत थी तो वो बोल रहे थे कि अच्छा ठीक है आप कॉलेज में मतलब आप बोलो कि ये इंजीनियर हैं हम ले लेंगे. ओके. नाउ इट इज़ लाइक सडनली यूएस मार्केट में डिमांड कम हुई बिकॉज ऑफ कोविड के लोगों ने प्रोजेक्शन बहुत सोचा था कि यहाँ तो पता नहीं भगवान क्या हो जाएगा एक्चुअली. और उसके बाद पता चला कि अच्छा नहीं, दुनिया वर्चुअल नहीं होगी, फिजिकल होगी. हम लोग ऐसे बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे, Correct. वर्चुअली नहीं करेंगे. राइट. एंड इसमें ज़्यादा मज़ा आता है. 100%. तो जितने लोगों ने वो प्रोजेक्शन किया था और जितने स्टार्टअप्स बने थे और जितना हाइप था आईटी का वो कम हो गया. बट ये है कि पहले से तो डेफिनेटली ग्रोथ हुई. ट्रू. तो वो जो इम्बैलेंस आया उस इम्बैलेंस का शॉक आया तो ये सारे प्लेयर्स की हायरिंग कम हो गई तो नाउ दे आर चूजी. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि अभी मेरे पास चॉइस है. पहले तो ये था कि आप इंजीनियर थे तो आप आ जाओ और मेरा एक सैलरी का स्टैंडर्ड था तो अगर आपने यहाँ पे 10 लाख दिया है तो आप मेरे को इधर 10 लाख की आपको सैलरी मिल जाएगी, 1 साल का नहीं तो 2 साल के रिटर्न पे हो जाएगा. नाउ दे आर सेइंग आपने इतना इन्वेस्ट किया है बट आपने सीखा है कि नहीं सीखा है. अगर आपने नहीं सीखा है तो जॉब नहीं मिलेगा. क्योंकि मेरे पास अभी सिखाने का टाइम नहीं है. ट्रू. और मेरे को क्विकली डिप्लॉयबल रिसोर्सेज चाहिए और वो इंडस्ट्री की डिमांड काफ़ी टाइम से है. बट जब आरओआई पे प्रेशर आने लगता है तो कंपनी और ज़्यादा अच्छे से सोचने लगती है. करेक्ट. तो यहाँ पे कॉलेजेस को, बच्चों को, पेरेंट्स को, तीनों लोगों को साथ में आके कि हाँ खाली कॉलेज में एडमिशन लेने से नहीं होगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी. अगर इंटरेस्ट के हिसाब से आप फोकस कर रहे हो कि हाँ मेरे को कंप्यूटर इंजीनियरिंग अच्छी लगती है तो मैं कंप्यूटर्स करूँगा, कुछ और अच्छा लगता है तो वो करूँगा. You're right, बट अभी तो एक लेटेस्ट ट्रेंड और बढ़ रहा है जिसमें बच्चे बीच में ड्रॉप आउट ही कर देते हैं. लाइक आप बोल रहे हैं पढ़ाई की बात, इंजीनियरिंग करते करते ड्रॉप आउट कर देते हैं, कॉलेज में कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है. लेट्स एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी, खुद जाके कंपनीज में सीखते हैं, देखते हैं क्या करते हैं. एंड दिस काइंड ऑफ ट्रेंड इज कमिंग नाउ एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप विदाउट कंप्लीशन ऑफ देयर इंजीनियरिंग और मे बी MBAs. So what do you feel? This is a good practice? नहीं, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है. पॉइंट इज बच्चे सीखना चाहते हैं. क्या हम बराबर से उनको सिखा रहे हैं? सो हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर दिए. नथिंग इज
वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन कि बच्चे सीखना कैसे चाहते हैं और हम सिखाने के मेथड इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ओके। जैसे हार्वर्ड अभी बात कर रहे हैं कि अभी अटेंशन स्पैन 3 सेकंड का है, तो जब पढ़ा रहे हैं आप, नॉट 3 सेकंड का, 3 मिनट का है, तो एवरी 3 मिनट्स इन अ 60 मिनट क्लास योर टॉपिक शुड चेंज टू कीप द इंटरेस्ट अलाइव। वाओ। सो आप पढ़ाने वाले कैसे हो, एंड पढ़ाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है आप इंटरेस्ट कैसे जनरेट कर रहे हो। अगर आप बच्चे को इंस्पायर कर दो, बच्चा खुद यूट्यूब पे सीख लेगा। करेक्ट। क्या आप बच्चे को इंस्पायर करने में लगे हो, या आप ये कह रहे हो कि आपने मेरे को पैसा दिया है तो मैं आपको क्लास में पढ़ा देता हूँ। पॉइंट इज हर टॉपिक पे देर इज वर्ल्ड क्लास टीचर विच इज़ अवेलेबल आइदर ऑन कोर्सेरा और ऑन लिंक्डइन और ऑन यूट्यूब। ट्रू। सो बच्चा वहाँ पढ़ सकता है। पॉइंट इज क्या आप उसको इंस्पायर कर पा रहे हो कि तुम्हारे लिए क्यों ठीक है। हमारे जो टीचर्स होते हैं ना बचपन के, वो हमको हाथ पकड़ के किस चीज़ में इंटरेस्ट दिखा देते हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ट्रू। नंदन नीलकेनी की एक फाउंडेशन है, तो उनसे बात हो रही थी, तो देवर सेइंग कि आपको मालूम है लोग ड्रॉप क्यों कर देते हैं, मैथ्स क्यों ड्रॉप कर देते हैं। उन्होंने रिसर्च किया इसके ऊपर। अच्छा। जैसे कि एक बच्ची थी, बोली मेरे को मैथ्स अच्छा नहीं लगता है। तो हमने फिगर आउट किया कि उसको क्यों अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब क्लास में पढ़ाया गया तो उसको निगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ओके। अब वो उसको किसी ने क्लैरिफाई ठीक से किया नहीं। सो देन शी स्टार्टेड लैगिंग, एंड व्हेन शी स्टार्टेड लैगिंग शी स्टार्टेड डिसलाइकिंग द सब्जेक्ट। अगर आप फंडामेंटल पढ़ाने में वो गैप्स फिल करते चलते हो, आप किसी भी चीज़ में अच्छे कब होते हो, जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है। करेक्ट। आपको गलत चीज़ पे भी अप्रिशिएट करेगा ना, कि अगर आप पोइट्री कर रहे हो और आपके 4 फ्रेंड्स हैं जो बोल रहे हैं क्या बढ़िया लिख रहा है, भले ही आप बहुत घटिया लिख रहे हो, तो आप अच्छे पोइट बन जाते हो। करेक्ट। क्योंकि आप जो 100th पोइट्री लिखोगे वो अच्छी होगी। शुरू वाली पोइट्री भले ही आपकी अच्छी नहीं हो, बट पॉइंट इज आपको इनकरेज कौन कर रहा है। अगर उस टाइम पे आपको कोई क्रिटिकल फीडबैक देने लगे तो आप अच्छा नहीं कर सकते। ट्रू। सो क्या हम बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं, और ये कॉलेज की भी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। और देखिए अगर फ्यूचर जनरेशन को हमने खुद ने तैयार नहीं किया तो किसी और के ऊपर तो नहीं छोड़ सकते ना। ऑफ कोर्स। तो उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है और किस चीज़ में आना चाहिए, ओके। वो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रू। ट्रू। बट मुझे लगता है सर, जैसे आपने बोला यूट्यूब पे भी जाके सीख सकता है बच्चा, बट डू यू थिंक इंडिया में जो कंटेंट है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है हमारे चारों तरफ, हमारे एक फ़ोन में सब कुछ अवेलेबल है, बट इंडिया में कैसा कंटेंट वायरल होता है? अरे ठीक है, आप एक चीज़ समझो, हमारे टाइम में राजन इकबाल आता था, फिर वेद प्रकाश शर्मा आता था। कोई सेंस बनता है उन नॉवेल्स का, बट मेरे को राजन इकबाल भी बहुत अच्छा लगता था और मेरे को वेद प्रकाश शर्मा भी बहुत अच्छा लगता था, और मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है वेद प्रकाश शर्मा पढ़ने पर। बट एक टाइम ऐसा आया कि वो पढ़ते पढ़ते मेरे को लगा कि मेरे को भी लिखना है। वाह। उस कंटेंट ने कहीं इंस्पायर किया ना। तो जब आप कुछ देखने लगते हो, और इसमें क्या है, मेहनत लगती है। आप कंटेंट बना रहे हो, आप किसी का कंटेंट देख रहे हो, ध्रुव राठी बहुत मशहूर हैं, कंटेंट बनाते हैं, लोग कंज्यूम करते हैं, एंड कंज्यूम करने के बाद बोलते हैं कि अरे क्या बढ़िया कंटेंट है, या खान सर हैं, बहुत सारे लोग हैं इस तरीके के जो कंटेंट अच्छा बनाते हैं, एंड आपको अच्छा लगता है कंटेंट कि वाह कितना बढ़िया कंटेंट बनाया। करेक्ट। Just go behind their journey and see how much hard work they are putting in building that content. Of course. And they have developed that skill, and more important, the kind of discipline they have of posting it regularly. Of course. Instagram बोलता है आप 7 दिन तक continuously
एक पोस्ट डालो डेली। हम्म, मैं कम से कम 10 बार कोशिश कर चुका हूँ, मैं कंटिन्यूस 7 दिन तक पोस्ट नहीं डाल पाया। रियली? अगर एक तो ये है कि आप यूट्यूब पे पैसा कमाना चाहते हो, इंस्टा पे पैसा कमाना चाहते हो, कमाओ, देयर आर पीपल हु आर डूइंग ऑफ दैट। कोर्स। बट कितने लोग हैं? देयर आर लाइक 25 lakh creators in Correct. India. हम्म, How many are making money? 1.5 lakh. So वो जो रेशियो है ना वो बहुत कम है। यस। थिंग इज कि अगर मान लो आपको इन्फ्लुएंसर भी बनना है, क्या इन्फ्लुएंसर बनने का प्रॉपर कोर्स है? क्या कोई आपको ठीक से बता रहा है कैसे करना है? क्या आपको कोई समझा रहा है कि ये बनना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? ट्रू। क्योंकि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, पीपल आर टेकिंग इट सीरियसली। ट्रू। मेरे को कोई बोल रहा था कि मैंने कहा कि मैंने किताबें लिखी हैं, तो ये सेट किताबें लिखना तो बहुत जिम्मेदारी का काम है। मेरे को अचानक से बर्डन फील हुआ। इसे क्योंकि जो भी ये किताब को पढ़ेगा वो सोचेगा इसमें जो लिखा है वो सच लिखा है। यस। ऐसे ही आप अगर कोई रील बनाते हो, आप कोई मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, यस। लोग डांस के भी वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे चलाते हैं, डांस के चैनल्स बहुत पॉपुलर हैं। आप ये देखो कितना हार्डवर्क जाता है वो डांस मूव्स परफेक्ट करने में। ट्रू। तो अगर आप विलिंग हो कि वो डांस मूव्स परफेक्ट करके उसके बाद आप उसको यूट्यूब पे लेके जाओ, आप अपनी स्किल को मोनेटाइज करो, एंड दैट इज़ व्हाट एवरीवन वांट्स। बी अ एंटरप्रेन्योर, मोनेटाइज द स्किल सेट यू हैव। स्किल डेवलप करो, स्किल को मोनेटाइज करो, कंपनी के थ्रू करो या खुद करो, फ़र्क नहीं पड़ता है। वाओ। वाओ। सर मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर रही थी एंड आई सिंपली लाइक वन स्टेटमेंट जो मैंने नोट किया है। आपने एक लिंक्डइन पोस्ट किया था जिसमें यू मेंशन समटाइम्स इट इज़ बेटर टू टेक अ लेसर रिवॉर्ड देन सिट आइडल। और मुझे लगता है ये इतना ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है एंड अल्टीमेटली ये कितने लोगों के लिए कितना बड़ा मैसेज है कि आप देखिए, लोग एक अच्छी परफेक्ट जॉब के लिए ना 2 साल ख़राब कर देते हैं। बस वो ये वेट करते हैं कि ये जब तक इस कंपनी में जॉब नहीं लगेगी तब तक ज्वाइन नहीं करूँगा। एक्चुअली क्या था, मेरा स्टेटमेंट नहीं था, एक ऊबर ड्राइवर था, तो मैंने ऊबर लिया सुबह, तो मैंने उससे ऐसे ही बात करना शुरू किया। मैंने कहा ओला चलाते हो कि ऊबर चलाते हो? कहता ओला चलाता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहता ओला वाला पैसे बेटर देता है और इंसेंटिव भी अच्छा है। तो मैंने कहा फिर ये वाला ट्रिप तो तुमने ऊबर का लिया, क्योंकि मैंने तो ऊबर बुक किया था। कहता सर 1 घंटे से खाली बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा खाली बैठ के क्या फ़ायदा है, इट इज़ बेटर टू अर्न समथिंग रादर देन टू सिट आइडल। करेक्ट। तो यहाँ से आया तो मैंने ये ट्रिप ले लिया, क्योंकि इसके बाद मेरे को बंद करना ही है। तो मैंने कहा मिनिमम इतना तो लेके उठूँगा। एंड वो जो सिंप्लिसिटी होती है ना, जो आदमी ग्राउंड पे खुद अपनी मेहनत करके रोज़ के पैसे कमा रहा है, उसकी बात में जो सिंप्लिसिटी होती है, अगर वो अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करो आप, देन यू रियलाइज़ कि वो कितनी अच्छी बात थी, कितनी सही बात थी कि अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। यस। तो जैसे आप बोल रहे थे ना पॉडकास्ट, तो मैंने कहा कि एक पॉडकास्ट और करेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। खाली टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है? कूल। सो आइडियली स्टूडेंट्स को कितना वेट करना चाहिए एक अच्छी जॉब अगर उनको नहीं मिल रही, उनका ड्रीम जॉब, इफ़ समबडी वांट्स टू अप्लाई फॉर एग्जांपल इन रिलायंस, उसका ड्रीम है कि उसको रिलायंस जियो में ही जाना है और नहीं मिल रहा है, बाय एनी चांस ही इज़ और शी इज़ गेटिंग रिजेक्टेड अगेन एंड अगेन, तो कितने टाइम तक वो वेट करना चाहिए उनको? अभी एक चीज़ बताइए, सपोज़ आपको सलमान खान अच्छा लगता है एंड यू डिसाइड कि मेरे को सलमान खान से ही शादी करनी है ना, सलमान खान इज़ नॉट रेडी टू मैरी, तो आप कितना टाइम वेट करोगे? ये वैसा क्वेश्चन है।
आई विल नॉट वेट। पॉइंट इज, हम लोग ना कई बार जो हमारे इमेजिनेशन में होता है कि सलमान खान बहुत अच्छा है, बट when you actually meet someone, a real person, and you feel like कि खाली बॉडी लुक्स उस सब से नहीं होता है, अंदर से इंसान कैसा है, लाइफ मेरी लाइफ उसके साथ अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन वो सामने वाला इंसान कौन है, कैसा है, दिखता कैसा है, क्या करता है। 100%। अगर आपकी लाइफ अच्छी हो रही है, सामने वाला आपकी केयर कर रहा है, आपको पैम्पर कर रहा है, तो यू शुड गो फॉर दैट काइंड ऑफ अ जॉब जो आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, जिसके साथ आप डेवलप करोगे, आप ग्रो करोगे। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अभी मेरे जो ड्रीम एक कंपनी थी, चलो चल के ड्रीम पूरा कर लेते हैं, तो कर लो। मतलब इसमें अभी वैसा तो है नहीं ना कि एक बार जॉब कर लिया तो पूरी लाइफ पापा के जैसे वही जॉब करना पड़ेगा। अभी तो दादाजी वाला हो गया वो कॉन्सेप्ट कि पूरी लाइफ में एक ही जॉब होता था। यस। अभी तो मल्टीपल जॉब्स होते हैं, और अभी तो ऐसा चल रहा है कि एक साथ आप मल्टीपल जॉब्स भी कर सकते हो। इफ़ यू आर Yes. वर्किंग एज अ गिग वर्कर, तो आप ओला उबर साथ में चला सकते हो, 2 एसी कंपनीज के लिए साथ में काम कर सकते हो। मतलब वट एवर वे यू वांट टू सी, आप फ्रीलांसर बन के 2 कंपनीज के लिए या 4 कंपनीज के लिए कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, मार्केटिंग मटेरियल बना सकते हो। टोटली डिपेंड्स, आप डिज़ाइनर हो तो डिज़ाइन कर सकते हो। ट्रू। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, गिग वर्कर। व्हाट इज दिस? ये देखिए- गिग इकोनॉमी काफ़ी सुनने में आ रहा है, बड़ा ट्रेंडिंग भी है, तो ये है क्या? पहले क्या होता था कि जो हमारे म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिशियंस मल्टीपल जगह पे गिग किया करते थे, कि उनके जो इवेंट्स होते थे उसको गिग बोलते थे, वहाँ से ये वर्ड आया गिग। ओके। तो व्हेन यू आर डूइंग गिग्स, कि आपको ये अच्छा लगा, आपने ये किया, या आप ऐसे बोलो कि अभी लाइफ में ना हर एक चीज़ में चॉइस है। पहले रात को 9 बजे कौन मरेगा करोड़पति आता था, तो आपको रात को 9 बजे ही देखना पड़ता था। अभी चॉइस मिल गई कि बस आपको कब देखना है आप देखो। करेक्ट। तो वो 9 बजे वाला फंडा ख़त्म हो गया। और कौन बनेगा करोड़पति देखना है या कुछ और देखना है, पहले ये था खाली दूरदर्शन देखना है या यही 2 चैनल हैं, करेक्ट। अभी तो एंडलेस चैनल्स हैं, नेटफ्लिक्स का वर्ड आ गया, तो टोटल चॉइस इज़ विद यू। तो हमारी जो इकॉनमी भी है वो वैसे ही चल रही है। पहले आप खाली एक ही जॉब करते थे, फिर मल्टीपल जॉब्स करते थे, अब आप मल्टीपल जॉब्स साइमल्टेनियसली कर सकते हो, अपने टाइम पे कर सकते हो। सो दैट इज़ गिग इकोनॉमी, ओके। जहाँ पे आप एक एम्प्लॉयर के साथ बाउंड नहीं हो जाते हो और आपकी भी चॉइस है। जैसे मैं एक ऊबर ड्राइवर से बात करता हूँ, ऊबर ड्राइवर इज़ पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी, या ओके। सो उससे मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि आपने क्या किया है, मतलब कहाँ तक पढ़ाई की है, तो उसने बोला मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो ऊबर क्यों ड्राइव कर रहे हो, कहीं नौकरी कर लेते। कहता सर आपकी कॉल लेने से पहले मैं 2.5 घंटा सो रहा था, आप अपने यहाँ पे ये चीज़ अलाउ करोगे? तो उसको लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। यस। जिसको लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो ऐसे गिग एनवायरनमेंट में काम कर सकता है, जहाँ एज ए फ्रीलांसर यू कैन पिक योर असाइनमेंट्स एज पर योर कंफर्ट। आपको 16 घंटे काम करना है, आप 16 घंटे काम करो, आपको 8 घंटे काम करना है, आप 8 घंटे काम करो। यू रिपोर्ट टू योर सेल्फ एंड डिसाइड मैं कितना कमाना चाहता हूँ और वो कमाने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ। So basically it's kind of a be your own boss. Yeah, it is kind of being an entrepreneur Yeah. and working like an entrepreneur on things which are of interest to you. Wow. So do you think will this be beneficial for India? Of course it has been beneficial for India, क्योंकि जैसे आप देखिए पहले क्या होता था, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, खाली यही एक जॉब था जो गिग इकॉनमी के पार्ट में था।
फिर धीरे धीरे वो वे वाला पूरा वेव आया कि आप बेचो और उसके बाद Yes. आपको पैसा मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, सो बेसिकली आप अगर एक चीज़ बेच रहे हो, आपको सैलरी नहीं मिल रही है, आप एक सेल कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको पैसा मिल रहा है। करेक्ट। तो गिग इकोनॉमी का फंडा यही है, जितना आप काम कर रहे हो उतने काम का उतना पैसा पैसा मिल रहा है, घंटे के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है। सो धीरे धीरे गिग इकोनॉमी डेवलप हुई है। अभी जैसे स्विगी है, कितने सारे लोगों को जिनको पॉकेट मनी चाहिए वो स्विगी के थ्रू काम करके अपने टाइम पे जब मन करता है तब ऐप ऑन किया, ऐप ऑन करके जब डिलीवरी करनी है की, फिर उसके बाद वापस आ गए। अर्बन कंपनी है, अर्बन क्लैप। अर्बन कंपनी, अर्बन Yeah. क्लैप, अर्बन क्लैप पहले बोलते Yeah. थे अभी। सो उसने भी इसी तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। उबर ओला, दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। एयरबीएनबी, दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। आपके पास घर है, आप True. या उसको अभी वो भी बोलते हैं ना, ओयो। ओयो। यस। आपके पास रूम है, आप उसको एज अ गेस्ट हाउस चलाना चाहते हो, आप ओयो रूम्स बना के एज अ सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दो करेक्ट। ना। दीज आर अपॉर्चुनिटीज़ विच आर कमिंग योर वे। ये अपॉर्चुनिटीज़ पहले नहीं थी। सो इट इज़ बिकमिंग बेनिफिशियल दैट खाली वही काम नहीं करना है। जैसे हाउस वाइफ्स हैं, वो घर पे रहती हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं वो पूरी करनी है, जान के ब्रेक लिया है, बट दिन में 4 घंटा खाली रहता है ना। दिन में 4 घंटा खाली रहता है, उसमें काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे वो इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करना शुरू करें विदाउट थिंकिंग कि मैंने जिस चीज़ के लिए ब्रेक लिया है मैं वो चीज़ नहीं पूरा कर पा रही हूँ। वाओ। देन इट विल बिकम ईजी फॉर देम टू जॉइन बैक द वर्क फोर्स। ऑफ कोर्स। तो वो ब्रेक जैसा फील नहीं होगा, दैट स्किल भी डेवलप इंक्रीज होगी। देयर कॉन्फिडेंस टू। दैट इज़ हाउ गिग इकोनॉमी इज़ गोइंग टू शेप या। द फैब्रिक एंड द कल्चर। तो क्या आने वाले टाइम में हर इंडस्ट्री इस कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट करेगी? क्या है ना, पीयर प्रेशर है। अगर बाकी सब करेंगे तो यू विल मेक अ चॉइस। आई एम सीइंग डे बाय डे more and more companies want to do it and are exploring possibilities. 100% नहीं होगा, बट आप कैजुअल लेबर तो आज भी यूज़ करते ही हो ना। ट्रू। So you decide how you want to use it, how you want to structure it. इससे लोगों की लाइफ भी काफ़ी बेटर होगी, और चूंकि टेक्नोलॉजी है तो कम्युनिकेशन बहुत इजी है, ट्रांजैक्शंस इजी हैं। तो गिग इकोनॉमी इज़ काइंड ऑफ फ्यूचर। सो नॉट ओनली इंडिविजुअल्स, कंपनीज आर ऑल्सो गोइंग टू अडॉप्ट इट। बट डू यू थिंक सो दिस विल इम्पैक्ट ऑन, लाइक ऑलरेडी इंडिया में इतना डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं डिसिप्लिन को लेकर, तो इससे तो और इंक्रीज होंगे ना। पीपल विल बी देयर ओन बॉसेस, देयर विल नॉट बी एनी टाइम बाउंडेशंस, देयर विल नॉट बी एनी डेडलाइंस ऑफ रिपोर्टिंग और सबमिशन ऑफ द टास्क। आप ये बताइए ना, जब आपको ऊबर चाहिए होती है, आप बुक करते हो, कितनी देर में आ जाती है? हार्डली 5-10 मिनट्स। और वो आपको क्लियरली दिखाता है ना कितनी देर में आ जाएगी। करेक्ट। डिले होता है क्या? रेयरली। तो आप खुद ही आंसर दे रहे हैं उस चीज़ का, और वो बंदा सिंसियर होता है कि नहीं सिंसियर होता है? करेक्ट। आप उसको रेट करते हो कि तुम्हारी गाड़ी साफ़ है, तुमने बात ठीक से किया, तुम सही टाइम पे Correct. पिकअप किया। सो इकॉनमी धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। राइट। एंड पहले क्या होता था, आपको 10 आदमी चाहिए थे, आप 10 आदमी हायर करते थे, उनको 10 आदमी को उनके फुल डे का पैसा देते थे, भले ही वो आधा दिन काम करें या पूरा दिन काम करें। अभी ये है कि आप बोल रहे हो मेरे पास काम इतना है, और इंस्टेड ऑफ 10 आदमी देयर आर 20 पीपल। तो ये काम है, ये 20 में से कौन से 10 आदमी करेंगे वो आप डिसाइड कर लो। यहाँ पे प्रेशर क्या है, आपको काम ठीक से डिफाइन करना पड़ेगा। करेक्ट। अगर आप ये बोलोगे कि नहीं मैं काम तो ठीक से डिफाइन नहीं करूँगा, मैं तो अभी भी अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से ही काम करूँगा। जब आप एयर कंडीशनिंग का जॉब बोल सकते हो कि हाँ अर्बन कंपनी डिफ़ाइन कर सकती है, ब्यूटी पार्लर का जॉब कंपनी डिफ़ाइन कर सकती है, ड्राइविंग का काम कंपनी डिफ़ाइन कर सकती है,
सेल्स का काम कंपनी डिफाइन कर सकती है। कौन सा काम आप ऐसा बोल रहे हो जिसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जा सकता? आई थिंक एवरी आप प्रोसेस खुद ही एक टाइम पे HR CHRO वाला पूरा काम कर रहे थे ना, कि एक कंपनी को एंड टू एंड HR सर्विसेज चाहिए तो हम प्रोवाइड कर देंगे, आप कर रहे थे। राइट, आप उस कंपनी की HR स्ट्रैटेजी भी डिफाइन करते थे, करेक्ट, तो स्ट्रैटेजी भी आप आउटसोर्स कर पा रहे थे। ट्रू, सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। विल होनी चाहिए, विल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैच्योरिटी चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी इन चीज़ों पे डिफाइन करने के लिए। और किसी एंटरप्रेनर को एक बार क्लिक कर गया कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो कर देगा। उसके बाद फिर आप या तो उसको चेस कर सकते हो, या आप खुद वो आदमी बन सकते हो जो रीडिफाइन कर रहा है चीज़ों को। आपने अभी एक बिजनेस आइडिया दे दिया किसी ना किसी अच्छे स्टूडेंट को। यस, मैं देख पा रही हूँ सभी को एक MNC या ब्रांड के साथ ही काम करना होता है। वाई इट इज़ ऑलवेज fancy to go with the brand? Why people don't feel comfortable to join any MSMEs or small organizations, startups? इट इज़ लाइक अगर आप ब्रांड से एसोसिएट हो जाते हो तो आप उसको इनकैश कर सकते हो। करेक्ट। और दूसरा ये है, ये एक सोशल फिनोमिना है। मैं इस ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, तो वो एक फ़र्क पड़ता है। तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि किसी भी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? 250, 200, 499 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड है, टॉप स्पीड है कार की। बट कितनी कार से इस स्पीड से चलती हैं? क्यों नहीं चलती? That's max. क्योंकि रोड्स नहीं है। हाँ, तो अगर आप फरारी लेके फरारी के ट्रैक पे चला रहे हो तो चल रही है, बट अगर आप यहाँ पे मुंबई में चला रहे हो, मुंबई में रोड पे चलाना शुरू करो तो शायद नहीं चला पाओगे, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ रोड। सो वही फंडा है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पे रोड्स अच्छी होती हैं, तो आप एक बार फरारी अटेम्प्ट कर सकते हो हाई स्पीड में चलाने का, बट एट द सेम टाइम वहाँ ट्रैफिक होता है। छोटी कंपनी में ट्रैफिक कम होता है बट रोड बहुत अच्छी नहीं होती है। करेक्ट। तो अगर आप मेहनत करके छोटी कंपनी में रोड अच्छी बना लो तो वो भी ब्रांड बन सकती है। ऑफ कोर्स। बड़ी कंपनी में ट्रैफिक को बीट करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, बट ये है कि वो टैग लेके आप उसको छोटी कंपनी में इनकैश कर सकते हो और छोटी कंपनी को हेल्प कर सकते हो अच्छी रोड्स बनाने के लिए, ग्रो करने में। वाओ, आई मीन वंडरफुल एग्जाम्पल यू हैव गिवन। एक साइड लोग बोलते हैं ग्रोथ नहीं मिल रहा है, लर्निंग नहीं मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में होते हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग प्रोफेशनल्स हियर। सो इसमें आप किसको किसके लिए बोलना चाहोगे? लाइक इट इज़ हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट इज़, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई? देखिए, हम लोग गिग इकॉनमी की बात कर रहे थे ना। गिग इकॉनमी में आप कस्टमर हो, यस आपने ब्यूटिशियन को बुलाया, यस, ब्यूटिशियन से काम कराया, अच्छा नहीं लगा आपको, आपने 3 स्टार रेटिंग दिया। ना ब्यूटिशियन क्या करेगा? वो अर्बन क्लैप को बोलेगा आप मेरे को ट्रेन करो, या कस्टमर का फीडबैक देख के अपनी अपना सर्विस स्किल improve सेट करेगा। इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। यस। पॉइंट इज कंपनी कैन प्रोवाइड फीडबैक, दैट इज़ व्हाट द न्यू एज कंपनीज आर डूइंग, कि देखो कस्टमर तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है। तो उन्होंने नीड क्रिएट कर दिया और उसके बाद बोला यहाँ पे क्लासरूम है, ये कोर्सेरा है, ये लिंक्डइन है, ये और 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, यूडेमी है, जो भी है, बंदा खुद जाके पढ़ लेगा वहाँ से। करेक्ट। उसको फीडबैक देना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फीडबैक पे काम करना एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो फीडबैक पे काम करने के लिए जो रिसोर्सेज अगर कंपनी प्रोवाइड कर सकती है तो दैट इज़ ग्रेट, बट वो स्पून फीडिंग वाला टाइम जो है ना वो अभी चला गया है। गॉन दोस डेज। पहले क्या होता था कि वो जब
एम्प्लॉय लाइफ टाइम के लिए कंपनी के साथ होता है ना, कंपनी फील करती थी रिस्पॉन्सिबल उस एम्प्लॉय के लिए कि इसका तो मेरे को ही देखना है। यस। अभी ये कंपनी भी क्लियर है कि एम्प्लॉय जो है ग्रो करना चाहिए। इट इज़ अ इक्वल रिलेशनशिप। अगर वो मेरे साथ ग्रो करेगा तो मेरे साथ रहना चाहेगा। तो इट इज़ अट्रैक्शन, कि मैं अपने आप को कैसे अट्रैक्टिव रखूं कि वो ग्रो करे और उसके बाद भी मेरे साथ रहे। ये देखिए कि कंपनी, मैं अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ एंड हाउ इज़ कंपनी होल्डिंग मी। नहीं होल्ड कर पा रही तो मैं कहीं और जा रहा हूँ, मेरे पास Right. ऑप्शन है। राइट। सो अभी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ओपन रिलेशनशिप है। इट इज़ नॉट अ बर्डन रिलेशनशिप के मैं तो काम भी नहीं करूँगा, तुम मेरे को निकाल भी नहीं सकते। सो वैसा वाला रिलेशनशिप नहीं है। यस। या कि मतलब आई बिलीव यू अंडरस्टैंड व्हाट या आई 100%. सो हैव यू हायर्ड एनी पर्सन जो कभी लाइफ में फेल हुआ हो और बैक टू बैक बहुत सारे इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुआ हो, बट उसको आपने हायर किया हो, एंड क्यों? मैं तो खुद ही फेल हुआ तो देखिए, फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। करेक्ट। तो क्या होता है ना, स्पोर्ट्स हमको ये सिखाता है, अगर हम स्पोर्ट्स में खेलना शुरू किया, हार जीत जो है वो पॉइंट इज, आप हार को एक्सेप्ट कर पा रहे हो देन यू बिकम इवन बेटर। तो मैंने अपनी लाइफ में मेरे जो पिछली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो ही यूज्ड टू टेल मी कि देख क्या ऐसे लोग हैं, दैट वाज अ वेरी स्मॉल स्टार्टअप। सो वो मेरे को यही बोलते थे कि ऐसे लोगों को इंटरव्यू करो जिन्होंने स्टार्टअप चलाया है और जो फेल हुए हैं, वाओ। क्योंकि उसको मालूम होगा कि क्या नहीं करना चाहिए। यस। एंड उन लोगों की वैल्यू हम लोग बहुत करते थे कि जिन्होंने चला के फेल किए हैं, क्योंकि दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ओनरशिप। उनका ओनरशिप लेवल इतना बढ़ जाता है, दे डोंट बिहेव लाइक कि ये मेरा काम नहीं है। दे लाइक कि अच्छा हाँ ये करना है तो ये करना है, कस्टमर के लिए कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ से पैसा आ रहा है जिसकी वजह से हम सारे लोगों की सैलरी जा रही है। दे विल ट्राई एट द हाईएस्ट वे एज मच एज दे कैन। हाँ, सो वो एक बिहेवियर ना इनबिल्ट हो जाता है जब आप ऐसे प्रेशर से गुजरते हो जहाँ आपको समझ में आता है, आप तो खुद वो जर्नी के थ्रू गए हो कि शुरू के 1-2 साल तो इतने टफ रहते हैं दैट यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग नाउ। अभी अगर आप डिसाइड करते हो कि हाँ मेरे को किसी कंपनी में काम करना है, तो आपका अप्रोच टुवर्ड्स वर्क विल बी वेरी डिफरेंट। ट्रू ट्रू। सर, मन तो नहीं कर रहा है डिस्कशन को बंद करने का, बट आई हैव फ्यू रैपिड फायर क्वेश्चंस विच Sure. आई वुड लाइक टू आस्क, एंड so the first question is, skill based education is what we need, राइट। and why? मतलब हम लोगों ने अभी इतना लंबा डिस्कशन किया, उसका पूरा बेस ही वही है कि जिस तरीके से इकॉनमी शेप अप कर रही है, जिस तरीके से गिग का कंपोनेंट बढ़ रहा है, जिस तरीके से कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोच रही हैं, स्किल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप स्किल्ड नहीं हो तो जस्ट बिकॉज ऑफ द टैग ऑफ अ एजुकेशन इंस्टीट्यूट यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ जॉब, एंड यू कांट थिंक कि अच्छा उसके बाद कंपनी मेरे को बताएगी और मेरे को मेरा स्किल डेवलप करेगी, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नाउ कंपनीज आर ऑल्सो बिकमिंग स्मार्टर, दे आर सेइंग ये आता है तो आ जाओ, ये नहीं आता तो ठीक है। Wow. Smart work or hard work, which is more Both. important? हार्ड वर्क की आदत होनी चाहिए और स्मार्ट वर्क करना चाहिए। Wow. What do you feel, culture कितना important है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको कॉन्शियसली कल्चर के ऊपर काम करना चाहिए। क्या होता है ना,
बच्चे को जब आप बड़ा कर रहे होते हैं तो संस्कार बचपन में सिखाए जाते हैं हम्म, कि टेबल पे बैठना कैसे है, खाने से पहले हाथ धोने हैं, बड़ों के पैर छूने हैं। ये चीज़ें जब बच्चा बड़ा हो जाए तब आप उसको सिखा सकते हो? नहीं सिखा नहीं। सकते हो। कल्चर भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैसा ही होता है। अगर आप ये चीज़ों की आदत शुरू से नहीं डालोगे और आप सोचोगे कल्चर बाद में बिल्ड कर लेंगे, हम्म, तो जो बिल्ड हो जाएगा वो कल्चर हो जाएगा, आप कुछ नहीं बिल्ड कर पाओगे। ओके। तो उसके बाद फिर मेहनत बहुत लगती है। उसके बाद अगर चेंज करना हो देन इट बिकम्स अ हरक्यूलियन टास्क, इवन एक आदत चेंज करने में। ट्रू। सो ऐसा नहीं है चेंज नहीं होती है, बड़े होके भी आदतें चेंज होती हैं, बट इट्स रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एफर्ट्स। हाँ, या। तो इसीलिए अगर शुरू से बिल्ड कर लें तो बहुत अच्छा है। Okay. What one thing which you see in somebody's resume and you straight away reject that person? नहीं ऐसा, कुछ मतलब भी नहीं है। देखिए हायरिंग ऐसे नहीं होती कि रिज्यूमे देखा और रिज्यूमे फेंक दिया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। So one thing which is most annoying for you, I mean, सर नथिंग इज़ अनोइंग। हर एक आदमी का प्रोफाइल होता है, हर एक आदमी यूनिक होता है, okay. वो आपको समझना चाहिए। एंड मेरे एक बॉस ने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया था, देखो दुनिया में कोई भी आदमी बुरा नहीं है, हर एक आदमी किसी ना किसी चीज़ के लिए बना है। तुम अपना रिक्वायरमेंट देखो उसमें फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो मैं जब भी कोई रिज्यूमे देखता हूँ तो ऐसे ही देखने के लिए नहीं देखता हूँ। इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू, इट इज़ विद अ कॉन्टेक्स्ट कि मेरे को अगर मतलब राउंड होल है तो उसके लिए स्क्वायर पेग नहीं चलेगा। तो राउंड होल है, छोटा है, बड़ा है, बराबर साइज़ का है, थोड़ा सा बड़ा है तो हम पॉलिश करके चला सकते हैं क्या। सो अप्रोच ये रहती है कि अच्छा इस आदमी को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अनटिल अनलेस द पर्सन गिव्स यू अ रीज़न। क्योंकि मेरे एक और बहुत अच्छे बॉस थे या इंटरव्यूअर थे, वो ये बोलते थे अगर मैंने किसी का इंटरव्यू करने में 1 घंटा लगाया तो मेरा 1 घंटा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तुम ये देखो कि इस आदमी का क्या कर सकते हैं। उसको रखें कैसे? हाँ, सो जस्ट सी कि अगर हमने पूरा स्क्रीनिंग प्रोसेस करके एक आदमी को मेरे इंटरव्यू तक लेके आए तो इस आदमी में कुछ तो होगा। जस्ट सी कि कोई और ऐसी पोजीशन है जहाँ इसको फिट कर सकते हैं, ताकि मेरा ये 1 घंटा जो मैंने इस आदमी पे स्पेंड किया है या जितना एफर्ट तुम लोगों ने भी डाला है ये वेस्ट नहीं हो। I think that's very beautiful, lines which he said, because मैंने देखा है 4th राउंड में जाके लोग रिजेक्ट हो जाते हैं एंड आफ्टर सो 1st, 2nd, 3rd राउंड का कोई वैल्यू ही नहीं रहा फिर तो। देखिए एक और बेसिक सा फंडा है। आप दवाई खरीदने जाते हो, कितना टाइम लगता है दवाई खरीदने में? 5 मिनट। क्यों? बिकॉज आई एम क्लियर व्हाट आई हैव टू बाय एंड बराबर है ना। डॉक्टर लिख के देता है कि ये 3 दवाइयाँ खरीदनी है, इतनी क्वांटिटी में खरीदनी है, आप देते हो, वो आपको वापस दे देता है। तो आप डायग्नोस्टिक्स पहले करके जाते हो कि आपको क्या चाहिए। करेक्ट। जब आप कपड़े की दुकान में जाते हो ड्रेस खरीदने तो उसको कहते हैं दिखाओ। तो वो दिखाना शुरू करता है, आप आधा घंटा देखते हो, उसके बाद कहते हो नहीं कुछ पसंद नहीं आया, फिर आप दूसरी जगह चले जाते हो। प्रॉब्लम क्या है? आपने डिफाइन नहीं किया कि आपको क्या चाहिए, क्या है। आपने वो डायग्नोस्टिक्स किया नहीं है। तो हायरिंग में भी सेम फंडा है। अगर आप डायग्नोस्टिक्स करके कि आपको क्या चाहिए फिर हायर करोगे तो बहुत क्विकली हायर कर लोगे। अब वो जो 3-3, 4-4 इंटरव्यू करके वहाँ तक पहुँचते हो उसमें जनरली डायग्नोस्टिक्स प्रॉपरली नहीं हुई है और कम्युनिकेट नहीं हुई है कि देखना क्या है, क्या चाहिए। वाओ, सो आई थिंक it's amazing discussion which I had with you and it was so insightful. Even I have learned so many things from you from this podcast and definitely this is going to be very very useful for the audience, for students, for employers, especially जो हमने आज बात किया gig economy, जो हमारे podcast का first discussion था and we have never talked about this area particularly, how this is going to be useful for companies and startups, वो कैसे अपने businesses में ये apply कर सकते हैं and especially students कैसे अपनी skills को
डेवलप कर सकते हैं और अच्छे कंपनीज में प्लेस हो सकते हैं. थैंक यू सो मच सर फॉर द इंसाइटफुल डिस्कशन. इट Thank वाज you. amazing discussion with My you. pleasure. Thank you for And I'm inviting me. so glad that you came here on a very short notice. I'm so glad. Thank Thank you. Thank you so much.